Ladies and gentlemen, welcome in my YouTube channel Beyond the Text. As you know that this channel is continuing making video for BA and PG English literature students and the students who are interested for preparation of NET JRF and PhD test also take interest in these videos. These are the academic and classical thing. During this chain, today video is going to discuss about the Nobel Prize. As we know that announcement of Nobel Prize has been done, the nominee and the Nobel laureate have been declared. And being a student of literature, it is our duty to talk about Nobel laureate of English literature. Not English literature, but the literature. So let us make a glance what is who are Nobel laureates and how does this work and where does the process start and why this prize is so important. जैसा कि आप सब जानते हैं कि स्वीडिश गवर्नमेंट, स्वीडन की सरकार नोबेल प्राइज, स्वीडन की सरकार के अंतर्गत नोबेल प्राइज एकेडमी है और वो एकेडमी, वो संस्था पूरी दुनिया के महानतम रिफाइन ब्रेन को सम्मानित करती है, जो दुनिया को अंधेरे से प्रकाश की ओर लेकर आती है। इस टिमटिमाती अंधेरी दुनिया में रोशनी का मसाल जलाने वाले लोग, उसको चुन करके सम्मानित किया जाता है। तो हर साल ये प्रक्रिया अपनाई जाती है और इस साल भी नोबेल लॉरेट्स की घोषणा हो चुके हैं। लॉरेट्स वो लोग होते हैं जिसे नोबेल प्राइज मिलता है और इस बार की भी घोषणा हो गई है। इस बार का लिटरेचर में जो नोबेल प्राइज मिला है वो हंगरियन राइटर है, हंगरी के रहने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि नोबेल प्राइज क्या है, क्यों इतना इम्पोर्टेंट रखता है और ये कैसे आरंभ हुआ, कहाँ से आरंभ हुआ और 2025 में किन लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूट किया है और हमारे देश में, भारत में कितने लोगों ने अभी तक नोबेल प्राइज को प्राप्त किया है। तो आप सब जानते हैं अल्फ्रेड नोबेल, द ग्रेट साइंटिस्ट, इंजीनियर एंड इन्वेंटर. He was a Swedish person. The great Alfred Nobel belongs to a noble family in Stockholm, Sweden. He belongs to Sweden as well as Russia, and his family has a great empire and tradition of business, capitalist, and very dominating family he was. His business was likely oil industry, armament, naval mines, lathe, plywood, Ludwig Nobel, Barnobel, and many more business he had. It seems that he was one of the richest person and his family was one of the richest person in Stockholm and whole Sweden country. He was a chemist, inventor, engineer, and great scientist. He created and invented many more machines, bullets, guns, fireless equipments. And the astonishing thing he invented, that was the dynamite. First time in the world and basically in the Europe, dynamite was one of the changing thing. And using of dynamite in the war and different destructive area and destructive world, he was criticized by French newspaper, the slaughter of man, मौत के सौदागर कहा गया था फ्रांस के न्यूज़पेपर के द्वारा अल्फ्रेड नोबेल को, जब इन्होंने डायनामाइट
उसका आविष्कार किया और आविष्कार के बाद जब उसका दुष्परिणाम लोगों ने देखा। तो किसी भी वैज्ञानिक उपकरण के फायदे नुकसान दोनों होते हैं। अगर हम उसका सिर्फ फायदा यूज करें तो फिर ये दुनिया बेहतर है, नहीं अगर उसके हम गलत रूप में इंटेंशनली यूज करेंगे तो फिर ये, इसलिए कभी कभी कहा जाता है कि विज्ञान अभिशाप है या वरदान। ये डिबेट की चीज हो जाती है। न ही विज्ञान अभिशाप है और न ही विज्ञान वरदान है। इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन, हाउ डज अ पर्सन यूज इट। इंसान जो होता है वो शैतान और इंसान होता है। बाद बाकी दुनिया की कोई भी चीज अच्छा बुरा नहीं होता है, यूज करने वाले अच्छे बुरे होते हैं। जैसे शेक्सपियर ने कहा था, विलियम शेक्सपियर ने कहा था, ब्यूटी लाइज इन द आई ऑफ बिहोल्डर। सुंदरता देखने वालों की आंख में होती है, लोगों में सुंदरता नहीं होती है। आप जिस नजरिए से लोगों को देखेंगे, लोग वैसे ही आपको देखेंगे। तो अल्फ्रेड नोबेल, नोबेल फैमिली जिसका संबंध स्वीडन और रसिया दोनों से था, इनका जो बिजनेस था बहुत ही विशाल था। यूं कहे कि ये स्वीडन के पूरी संपत्ति कही जाए तो लगभग सारी संपत्ति इसी के पास था। ऑयल एंड रिफाइनरी, रेल, मशीन, जितने भी आज के दौर के मॉडर्न और पैसे वाले इंडस्ट्री हैं, सब कुछ उस समय उसके पास था। तो अल्फ्रेड नोबेल ने बहुत सारी चीजों का आविष्कार किया और उस आविष्कार में इसका जो सबसे भयानक और टर्निंग पॉइंट वाला आविष्कार था वो डायनामाइट था। और डायनामाइट की मिसयूज को लेकर के फ्रांस के न्यूज़पेपर ने अल्फ्रेड नोबेल के बारे में बहुत सारी बातें, अच्छी बातें नहीं लिख करके बहुत घटिया से घटिया बातें लिखा। तब जाकर के अल्फ्रेड नोबेल को लगा कि नहीं, मैंने कहीं गलत किया है। जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टीन को लगा, जब फर्स्ट टाइम जापान पे परमाणु बम गिराया अमेरिका वालों ने, तब अल्फ्रेड आइंस्टीन आइंस्टीन को लगा कि नहीं, शायद मैंने सही फॉर्मूला लोगों को नहीं दिया, मुझे नहीं देना चाहिए था। जिसको लेकर के बाद में और दूसरे साइंटिस्ट ने आगे बढ़े। अल्फ्रेड आइंस्टीन तो रुक गए थे, लेकिन फॉर्मूला तो उसी का था। तो अल्फ्रेड आइंस्टीन ने सोचा कि जो हमने तबाही लाया है इसको कैसे भरपाई किया जाए। तो उसने अपनी संपत्ति का 94%, आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी रकम होगी, और अभी उस रकम को इस्तेमाल किया जा रहा है नोबेल पीस प्राइज कमेटी के द्वारा स्वीडन गवर्नमेंट में। उसने अपनी पूरी संपत्ति का 94 या 96, आई एम नॉट श्योर, आप देख लीजिएगा गूगल पे, उसने दान दे दिया। दान ही नहीं दिया बल्कि एक एकेडमी बना दिया। और उसने कहा कि 5 क्षेत्र में दुनिया के जो सबसे ब्रेन, सुपर ब्रेन, रिफाइंड ब्रेन, उच्चतम ब्रेन जो दुनिया में मानवता के लिए कुछ कर जाए, इस तबाही, डिस्ट्रक्शन, बर्बादी, ये जो दुनिया में इकोलॉजिकल चल रहा है, इसको बंद करके ऐसी नई रोशनी वाले, ऐसी नई सोच वाले, दीपक वाले लोग आए जिसके सोच से एक मशाल निकले और वो पूरी दुनिया को जो है कि अंधेरा को उजाले में बदल दे। ऐसे लोगों की को जो है कि हर साल सम्मानित करके हम उसको प्रोत्साहित करेंगे। तो इस तरह से 1901 में पहली बार स्वीडिश गवर्नमेंट के द्वारा नोबेल प्राइज एकेडमी के द्वारा नोबेल लॉरेट का चयन किया गया। और ये उस समय 5 फील्ड में दिया जाता था, 5 क्षेत्र में। पहला पीस, शांति के लिए, दूसरा लिटरेचर, साहित्य के लिए, तीसरा फिजिक्स, चौथा केमिस्ट्री और पांचवा मेडिसिन या बायोलॉजी। बाद में जाकर के, बहुत बाद जाकर के, आई थिंक इसे इसमें इकोनॉमिक्स भी जोड़ा गया। लोगों को लगा कि नहीं, इकोनॉमिक्स भी दुनिया को सेवा देता है और दुनिया को बदलने की शक्ति रखता है। और आज तो सच में इकोनॉमिक्स ही है जो पूरी दुनिया का खेला कर रहा है। आज ये कैपिटलिस्ट, आज ये पैसा, आज ये पूंजी पूंजी, आज ये बैंक, आज ये जो डील, बड़े बड़े कंपनी, आज ये वर्ल्ड बैंक है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये दो देशों के बीच में जो हाई लेवल मीटिंग होते हैं, MSU साइन होते हैं, ये सब के सब तो इकोनॉमिक्स ही है। सब एक दूसरे से व्यापार कर रहे हैं, एक देश दूसरे देश से व्यापार कर रहे हैं। तो फिर लोगों को लगा कि नहीं, इकोनॉमिक्स भी है, तो बाद में इकोनॉमिक्स को भी ज्वाइन किया गया ये नोबेल प्राइज के लिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो चर्चा कर रहे हैं वो बेसिकली लिटरेचर पे कर रहे हैं। Every year the world waits
for a name that has changed the way we read, write, and think. That name is announced by the Swedish Academy as the Nobel laureate in literature. But what exactly is the Nobel Prize and who is the 2025 winner whose words have touched readers around the world? Let us find out. Among all Nobel Prizes, the one is literature, it perhaps the most emotional and human. It is given to an author from any country who has produced the most outstanding work in an ideal direction. This means the Swedish Academy looks for writing that uplifts the human spirit, challenges our understanding, and shows us truth even in darkness. यूं कहे तो ये पुरस्कार उन लिखने वालों को मिलता है जिनके अल्फाज इंसानियत के जज्बात को छू लेते हैं. The process is secret and sacred. Thousands of nominations come from literary experts, professors, and previous laureates. The Academy reads, debates, and finally select one writer whose life contribution deserved the gold spotlight. Over the year, great names like Rabindranath Tagore, Ernest Hemingway, Toni Morrison, Orion Pamuk, and Olga Tokarczuk have received this honor. The the current year 2025 Nobel Prize in Literature goes to Laszlo Krasna-Horkai. Laszlo Krasna-Horkai, a Hungarian writer. The Nobel Committee praised him for his compelling and visionary overview that in the midst of apocalyptic terror reaffirmed the power of art. इसका मतलब है कि उनके लिखे हुए कहानियों में तबाही और अंधेरा भी है, लेकिन उसी अंधेरे में कला की रोशनी चमकती है. आई मीन कि हम जान रहे हैं कि ये दुनिया अंधेरा है, हम अंधेरों में चल रहे हैं, लेकिन उस अंधेरे में भी मानवता के गुण हैं, जिसे हम वर्चू बोलते हैं, सद्गुण बोलते हैं. अगर उसको हम अपलिफ्ट कर लें, थोड़ा सा अपने आप से उसको उभार लें, ऊपर कर लें, तो एक दिया बन जाता है. और इस आज की काली घनघोर जो युग है, उस युग में भी कहीं ना कहीं ये कला, ये आर्ट, ये लिटरेचर, ये एस्थेटिक्स, ये मानवता हमें रोशनी दिखाता है और मानवता को बचा के रखता है, मानव को मानव होने का संदेश देता है. वरना जो युग है, इस युग में मानव तो कब का न अपने आप को भूल चुका है कि वो मानव भी है. लास्लो कर्सना-होर्स्काई का जन्म 1954 हंगरी में हुआ था. Krasna-Horsky is known for his dense poetic prose, often described as heptonic and philosophical. His most famous works include Satan Tagore, The Melancholy of Resistance, and War and War. His story explores chaos, melancholy, loneliness, and hope, where humanity struggle to find meaning amid destruction. इसकी कहानियों में जहां चारों तरफ डिस्ट्रक्शन है, तबाही है, वहां पे इंसानियत संघर्ष कर रहा है फिर से जिंदा होने का, फिर से बुलुजुम होने का, फिर से पुनर्नवा होने का, फिर से जन्म लेने का. तबाही के बीच में नया उदय, ये इसके कहानी के मुख्य सार हैं. इनकी लिखी इंसान का दुख, तन्हाई और उम्मीद के बीच एक गहरी दार्शनिक यात्रा है. इनकी ये जो लेखनी है, ये इंसान का दुख,
और उम्मीद के बीच की जो यात्रा है, उस दार्शनिक यात्रा को दर्शाता है। तो इस तरह से ये महानुभाव को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन लास्लो कृष्णाहोर्स्काई को कि ये 2025 के साहित्य के नोबेल लॉरेट हुए। हम सब की तरफ से और इस चैनल के माध्यम से लास्लो कृष्णाहोर्स्काई को बहुत बहुत बधाई, और वो इसी तरह से लिखते रहें और मानवता की सेवा करते रहें, और आप लोग भी इसकी लिखी हुई किताबों को पढ़ें, समझें, और सिर्फ इन्हीं की किताबें नहीं बल्कि जितने भी महान लोग गए हैं या हैं उनकी भी रचनाओं को आप पढ़ें और साहित्य को समझें, उसका आनंद उठाएं। अब मैं कुछ अपने देश की बात कर लूं तो अभी तक हमारे देश भारत में 12 इंडियन को नोबेल प्राइज मिला है, सभी क्षेत्र में मिला करके, लिटरेचर से लेकर के इकोनॉमिक्स तक, जिसमें 5 इंडियन हैं और 7 एनआरआई हैं। एनआरआई नॉन रेसिडेंस ऑफ इंडिया है, तो इंडिया के वासी लेकिन वो इंडिया में रहते नहीं हैं, और 5 जो है वो इंडिया में ही रहते हैं और इंडिया के ही वासी हैं। और ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को पहला नोबेल लॉरेट हुए, पहला लिटरेचर का नोबेल मिला, और उसके बाद आज तक हमारे देश में कोई भी ऐसे उभरते सितारे नहीं हुए जो पुनः उस मकाम को प्राप्त कर सके। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में प्रतिभाओं की कमी है या फिर लोग हैं नहीं, या ऐसा नहीं है कि ये नोबेल लॉरेट पक्षपात करते हैं, ऐसा भी नहीं है। तो फिर क्या है? तो क्या है कि जो डेवलप्ड कंट्री है, जहां आबादी कम है, वहां लोगों को क्रिएटिविटी का ज्यादा मौका मिलता है, और जहां आबादी ज्यादा है, देश में घनत्व ज्यादा है, लोग जो डेवलपिंग कंट्री है रोजी रोजगार में उलझे हुए हैं, उसके पास क्रिएटिविटी के लिए टाइम कम है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर नॉट ओनली द फर्स्ट इंडियन बट द फर्स्ट एशियन, वो एशिया के पहले थे। वही हाल आप जापान चीन का भी देखिए, जापान तो बहुत आगे है, जापान तो हर बार कोई ना कोई किसी न किसी फील्ड में ले ही लेता है, क्योंकि जापान एक छोटा सा मुल्क है और वहाँ बहुत ज्यादा शांति है, तरक्की है, और हर मायने में वो इंडिया, चीन और भी अन्य कंट्री से बहुत आगे है, वो अमेरिका को टक्कर देता है। तो चलिए देखते हैं, 1913 में आर एन टैगोर को लिटरेचर के लिए मिला, 1930 में सीवी रमन साहब को फिजिक्स में मिला, रमन इफेक्ट के लिए। इसने फिजिक्स में एक नया ही फॉर्मूला दिया जो रमन इफेक्ट के नाम से दुनिया जानती है। 1979 में मदर टेरेसा को पीस के लिए मिला, शांति के लिए मिला। मदर टेरेसा अपने यहाँ की थी नहीं, वो तो अल्बानिया से आई हुई थी, लेकिन यहीं की रह गई, यहीं की हो गई। 1998 में अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक्स के लिए मिला। 2014 में कैलाश सत्यार्थी जी को शांति के लिए मिला। 1968 में हरगोविंद खुराना को मेडिसिन या फिजियोलॉजी के लिए मिला, जिसने जीन पे काम किया था। 1983 में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भी फिजिक्स में मिला। 2009 में वेंकटन रमन चंद्रशेखर जी को केमिस्ट्री में मिला। 2019 में अभिजीत बनर्जी को इकोनॉमिक्स में मिला। और इसके अलावा कुछ विदेशी लोग जो हमारी धरती पर थे तो उस समय भी उनको मिला। 1902 में रोनाल्ड रॉस इंडिया में ही थे, वो मलेरिया पे काम कर रहे थे। रूडयार्ड किपलिंग, इसको लिटरेचर में मिला। 1907 में इंग्लैंड के थे लेकिन उस समय इंडिया में थे। 1989 में जो 14th दलाई लामा है, 14वीं दलाई लामा, उसको भी शांति के लिए मिला। तो इस तरह से ये एक बहुत ही प्रेस्टिजियस और सम्मानित प्राइज है। अमाउंट जो भी हो, अमाउंट अगर की हम बात करें तो 10 और 11 करोड़ के बीच में इंडियन रुपीज में होता है, और इसमें शुद्ध 24 कैरेट का एक प्लेट का मेडल मिलता है। तो खैर ये रुपया और ये मेडल कोई मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि आप कितने प्रेस्टिजियस हैं, और दुनिया का सर्वोच्चतम सम्मान, इससे बढ़ के कोई सम्मान दुनिया में नहीं है। तो वन शुड एफर्ट फॉर दिस। थैंक यू वेरी मच। आज का चर्चा यहीं पे खत्म होता है। अगर हमारा चैनल ठीक ठाक लगे, वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें।
Thank you very much. See you in the next video.